नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित। कौशल दीक्षांत समारोह में 62,000 करोड़ की योजनाओं का अनावरण। युवा केंद्रित पहलों का केंद्र सरकार का बड़ा फोकस। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। भाजपा ने 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने की रखी मांग। 6 अक्टूबर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान। सभा अमित शाह के बाद पीएम मोदी की हरियाणा आने की तैयारी। नायब सरकार का 1 साल 17 को पूरा हो रहा है। विज के हल्के में कार्यक्रम 17वीं बार आएंगे पीएम। कोल्ड ड्रिंक और नेक्स्टो डीएस सिरप तमिलनाडु के बाद एमपी में भी बैन। इन्हीं से छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत। कंपनी के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध। महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति का अलर्ट। 65 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। 3 से 7 अक्टूबर के बीच साइक्लोन शक्ति को लेकर अलर्ट जारी। शुभमन गिल वनडे में भी संभालेंगे भारत की कमान। रोहित शर्मा को टीम मीटिंग में नहीं किया गया शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। 7 अक्टूबर सार्वजनिक अवकाश घोषित। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की घोषणा। वाल्मीकि जयंती पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। लखनऊ से खबर, 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की घोषणा। वाल्मीकि जयंती पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। शासन ने जारी किया सार्वजनिक अवकाश आदेश। शासन ने जारी किया सार्वजनिक अवकाश का आदेश। 7 अक्टूबर सार्वजनिक अवकाश घोषित। वाल्मीकि जयंती पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की घोषणा। वाल्मीकि जयंती पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश। राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण को लेकर निर्देश दिए गए हैं। नलकूपों से पानी के दुरुपयोग को रोकने पर अपनाए वैज्ञानिक पद्धति। वाटर कंजर्वेशन की हो समुचित व्यवस्था। सीएम योगी ने कहा कि इससे डार्क जोन वाले क्षेत्रों में सुधार होगा। भूवर्गीय जल स्तर को बनाए रखने में वाटर कंजर्वेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें कि रिजर्वायर को डिसल्ट कर उसे पुनर्जीवित किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को मिले सिंचाई की सुविधा। सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण किया जाए। नलकूपों का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। रिजर्वायर को डिसल्ट कर उसे पुनर्जीवित किया जाए। सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हो आधुनिकीकरण। राजकीय नलकूपों को जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण को लेकर निर्देश। बरेली से खबर, जहां पर सपा डेलीगेशन जिला अध्यक्ष हाउस अरेस्ट। आपको बता दें कि दंगाइयों के परिवार से मिलने जा रहे थे सपा जिला अध्यक्ष। सपा पार्टी के कई नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। डीएम को ज्ञापन देने के लिए भी जा रहे थे समाजवादी। बता दें कि अखिलेश यादव के कहने पर डेलीगेशन आ रहा था बरेली। यूपी के कई जिलों में सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है।
डीएम को ज्ञापन देने भी जा रहे थे समाजवादी। यूपी के कई जिलों में सपा नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। दंगाइयों के परिवार से मिलने जा रहे थे सपा अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 14 सदस्यीय डेलीगेशन बनाया। उनके निर्देश पर मध्य प्रदेश जी ने हम लोगों को डिटेल किया है कि कल जाके अधिकारियों से और पुलिस प्रशासन से मिलना। श्री माता प्रसाद पांडे जी हमारे नेता विरोधी दल हैं, उनके नेतृत्व में हमें माननीय 5 सांसद, 2 विधायकगण, बाकी संगठन के लोगों के साथ आज अधिकारियों से भी मिलना था और पीड़ित परिवार से मिलना था। लेकिन सुबह जब उठ के देखते हैं हम तो सुबह 5 बजे से भारी फोर्स हमारे लगा दी गई है। हमारा कहना है कि हम शालीनता से अकेले बरेली में 7 लोगों को बनाया गया है। ये 7 लोग सिर्फ प्रशासन के साथ उन पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। बाराबंकी से खबर, जहां पर भीम आर्मी के पदाधिकारी की मौत का मामला गरमाया। धरना पर बैठे मृतक अशोक के परिजन, पदाधिकारियों व कार्यकर्ता। पुलिस पर तहरीर के आधार पर मुकदमा ना दर्ज करने का आरोप। मृतक ने सुसाइड नोट में थाना अध्यक्ष दरोगा पर लगाए थे आरोप। बता दें कि आरोपियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर धरना जारी। पुलिस पर तहरीर के आधार पर मुकदमा ना दर्ज करने का आरोप। तहरीर तैयार कराई थी, हमारी लीगल सेल की टीम ने तैयार की थी। ये तहरीर थी, उस तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यही मांग हमारी उस दिन भी थी जब पोस्टमार्टम हो रहा था कि इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज करो, और यही मांग हमारी आज है। दूसरी बात यह कि पुलिस उस दिन भी कह रही थी कि इस तहरीर से जो थाना अध्यक्ष हैं वहाँ संतोष सिंह और सेकंड अफसर निर्मल दरोगा, इन दोनों का नाम निकाल दो, हम मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो इन्हीं दोनों लोगों के दबाव में आकर अशोक कुमार ने फांसी लगाई। तो इनका नाम हम क्यों निकाल दें? यही दोषी हैं। ये इन दोनों का नाम जो है सुसाइड नोट में भी है, तो इनका नाम निकाला क्यों जाए? तो हमारी मांग है कि इनका नाम शामिल किया जाए। खबर बाराबंकी से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के अयोध्या मंडल के अध्यक्ष रवि वर्मा ने लघु सिंचाई के सहायक अभियंता राकेश कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि योजना के तहत उतले नलकूप के लाभार्थी से 10 और एसटीपी से 25% तक कमीशन वसूला जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन नेता ने दावा किया कि इस संबंध से डीएम से शिकायत करना बेनतीजा साबित हुआ। साथ ही दावा किया कि विधायकों द्वारा प्रमुख सचिव को पत्र भेजने के बाद भी पात्र किसानों को समस्या से निजात नहीं मिल सकी है। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि भ्रष्ट सहायक अभियंता को दंडित न किए जाने पर संगठन आंदोलन छोड़ने को बाध्य हो जाएगा। इसकी हाँ भैया जी, वो भी संज्ञान नहीं ले रहे, वो भी संज्ञान में नहीं ले रहा। नहीं, उनसे बात हुई है, मिलने का समय भी नहीं है। और ये तो खुला चैलेंज भी कर रहा है ना कि हमारी प्रशासन से लेके शासन तक की जो है हमारी बहुत अच्छी बोल के चालू 10 और दोनों विधायक वाले 10 और जो जिलाधिकारी वाला भी है इसकी 10। हाँ भैया जी, वो भी संज्ञान नहीं ले रहे, वो भी संज्ञान में नहीं ले रहा। नहीं, उनसे बात हुई है, मिलने का समय भी नहीं है। ये है लक्ष्य जो यहाँ यही बैठे हैं हमारे यहाँ राकेश सिंह जी, ये जनपद में बहुत बड़ा घोटाला किए हैं। ये बोरिंग के नाम पे, पाइप के नाम पे और पंपिंग सेट के नाम पे कई प्रकार के एक
घोटाला किए हैं और बिलाको में जो इंजीनियर इनके बैठे हैं जेई, उनके द्वारा ये घोटाला लगातार करते आ रहे हैं। इनसे जब पूछा जा रहा पत्र के माध्यम से, हम पूछा भी है, कई पत्र दिए हैं, एक डीएम साहब को दिए हैं कुछ दिन पहले 16 तारीख को पिछले माह, अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और खबर कानपुर से, जहां पर संचालित हो रही सीएनजी बसों के 15 साल की मियाद पूरी होने पर शहर में उनका संचालन अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। वहीं इसके एवज में परिवहन विभाग ने ई बसों के संचालन के लिए नई समय सारणी लागू की है, जिसके तहत अब शहर के अंदर यात्रियों को हर 15 मिनट में ई बस की सेवा मिलेगी। परिवहन विभाग के मुताबिक वर्तमान में शहर में 5000 से ज्यादा ग्रामीण यात्री प्रतिदिन सीएनजी बसों में सफर कर रहे थे। उनकी सहूलियत के लिए कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने अब ई बसों के जरिए यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने की व्यवस्था बनाई है। वहीं रोडवेज की क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि रामादेवी से आईआईटी तक चलने बसों को मंदाना के आगे रामा मेडिकल कॉलेज तक किया गया है। साथ ही साथ रामादेवी से रनिया रोड पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा दक्षिण इलाके में नौबस्ता से जहानाबाद रोड तक बसों की सेवा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक नई बसें आने की संभावना है। तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर शहर में 100 ई बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही साथ त्योहारी सीजन पर लोड बढ़ने की स्थिति में रिजर्व बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। वर्तमान में इलेक्ट्रिक बसें 100 हैं जो अहिरावा डिपो से संचालित होती हैं। विभिन्न मार्ग हैं, वो सारी बसें कानपुर नगर सीमा के अंतर्गत संचालित हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उनके फेरे बढ़ा दिए गए हैं। जहां आधे घंटे का अंतराल पर बस संचालित होती थी, अब 15 मिनट के अंतराल पर बस संचालित होगी। यह अभी योजना रामादेवी से मंदना के बीच अभी तत्काल ही लागू की गई है। फजलगंज डिपो से संचालित सीएनजी बसों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण उनका संचालन अभी नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना कस्बे में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मोहल्ला खेल कला निवासी 38 वर्षीय मजदूर सलमान ने अपनी पत्नी की कथित बेवफाई से आहत होकर अपनी 12 वर्षीय बेटी महक, 5 वर्षीय शिफा, 3 वर्षीय आयान और 8 माह की अनायशा के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। घटना से पहले सलमान ने 3 भावुक वीडियो बनाकर अपनी बहन को भेजे, जिसमें उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया। वीडियो में सलमान ने कहा, महक बेटा, हम सब मर जाएंगे, हमारी मौत के जिम्मेदार तुम्हारी अम्मी और उनके साथी हैं। ये वीडियो शनिवार को परिजनों द्वारा ध्यान से देखने पर घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजन और मोहल्लेवासी यमुना पुल पहुंचे, जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने पुष्टि की कि शुक्रवार को एक व्यक्ति 4 बच्चों के साथ नदी में कूदा था। ये एक लड़का है सलमान, लगभग उम्र है 38 वर्ष के आसपास। अपने 4 बच्चों के साथ कल इसने जो है 12:30 पौने 1 के आसपास इसने एक वीडियो बनाई, जिसमें उसने वीडियो में कहते हुए सुना जा रहा है कि इसकी पत्नी कहीं किसी के साथ चली गई है। पत्नी से कोई विवाद वीडियो में आ रही है। और ये यमुना पुल है, यहाँ पे आके इसने वीडियो बनाया और अपनी बहन को भेजा कल ही। और बहन ने अपने परिजनों को बताया, परिजन यहाँ ढूंढ रहे थे उसको। आज कुछ आशंका कुछ लोगों ने जाहिर की कि एक व्यक्ति पुल के नीचे से पुल से कूदा हुआ है। अब इसी आशंका पे हमारी टीम आई हुई है। यहाँ कैराना के बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो उनको तलाश कर रहे थे, उनके जो परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं। खबर कानपुर से, जहां पर पुलिस ने लूटपाट की बड़ी वारदात का खुलासा किया है। थाना क्षेत्र कोना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी लूट की वारदात में शामिल पाए गए हैं। एक आरोपी बाल अपचारी है। इनसे पूछताछ में कई अन्य मामलों के भी खुलासों की उम्मीद है। पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ये देखिए, घर में चोरी का मामला था, गंभीर मामला है। जो मालिक हैं
ये लोग बाहर गए हुए थे, घर पे इनका एक नौकर था, लेकिन नौकर ऊपर था, ताला लगा हुआ था। 3 लड़के उसमें जो कूद हैं वो पकड़े गए। अच्छी बात ये रही कि इनके घर पे भी कैमरा लगा हुआ था, और शहर में जैसा कि आप देख रहे हो कि सभी जगह ऑपरेशन चिन्हित और हर जगह कैमरा के साथ यूज किया जाता है। जो अभियान चला था उस कैमरे से हम लोगों को लीड मिली, और हमारे जो नवाबगंज है उनकी पूरी टीम क्रिमिनल को ट्रैक करती रही। हर स्टेप पे हमको कैमरे से मिलती है। फाइनली ये करीब 18 लाख की पूरी ज्वेलरी बरामद हुई। खबर लखनऊ से, जहां पर मोहनलालगंज तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी विशाख जी ने जन शिकायतों को सुना, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें 245 शिकायतें रहीं, जिन्हें निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया गया, जो समय अवधि पर निस्तारित करे। सरोजनी नगर तहसील परिसर में उपजिलाधिकारी अंकित शुक्ला की अध्यक्षता में जन शिकायतों को सुनकर अधिकतर संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिस कारण अधिकतर कुर्सियां खाली रहीं। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जेदारों और तहसील विस्तार से संबंधित अधिकारी टीम बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें आज तहसील दिवस मोहनलालगंज में लगभग 245 के आसपास अभी शिकायतें प्राप्त हुई। जो शिकायतें आए हुए हैं उसमें राजस्व से रिलेटेड जितने भी प्रकरण थे, अधिकांश प्रकरणों में टीम गठित करके अगले 3 से 4 दिन के अंदर कुछ प्रकरणों को आज ही टीम मौके पर भेज दिया गया है, ताकि उसका निस्तारण सुनिश्चित हो सके। और बाकी जो अन्य प्रकरणों में डेट निर्धारित करके 5, 6, 7 और 8 तिथियों को निर्धारित करते हुए मौके पे जांच के लिए टीम गठित कर लिया गया है। बालोद से खबर, जहां पर एक बार फिर दंतैल हाथी ने दी दस्तक, गरूर वंश परिक्षेत्र में फसलों को पहुंचाई क्षति। बता दें कि करेझर गांव का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में फसलों को क्षति पहुंचाता दिखा हाथी। अलौरी, मंजाल, गोंदी व कंकाली आदि गांव भी शामिल है। विभाग ने 1 दर्जन गांवों को अलर्ट जारी किया है। गरूर वन परिक्षेत्र में शामिल गांवों को जारी किया गया है अलर्ट। बालोद से खबर, एक बार फिर दंतैल हाथी का खौफ, गरूर वन परिक्षेत्र में फसलों को पहुंचाई क्षति। करेजर गांव का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में फसलों को क्षति पहुंचाता दिखा हाथी। अलौरी, मंजाल, गोंदी व कंकाली आदि गांव भी शामिल। विभाग ने 1 दर्जन गांवों को जारी किया अलर्ट। गरूर वन परिक्षेत्र में शामिल गांवों को जारी किया गया अलर्ट। वन विभाग की टीम हाथी पर नजर वन विभाग टीम का हाथी पर नजर रखने से इंकार। खबर भिलाई से, जहां पर पावर हाउस स्थित एमबीएस अस्पताल परिसर में पुण्यतिथि मनाई गई। ये 6ठी पुण्यतिथि स्वर्गीय वीरा सिंह, जो कि हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संस्थापक थे, उनकी याद में मनाई गई। इस मौके पर सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वर्गीय वीरा सिंह के सुपुत्र इंद्रजीत सिंह और उनकी टीम ने आए हुए सभी लोगों का सम्मान किया। इस श्रद्धांजलि समारोह में स्वर्गीय वीरा सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से सर्व समाज के लिए शुभ वाहन और 2 फ्रीजर दिए गए हैं। इन वाहनों से जरूरतमंद लोग अपने परिजनों के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही वाहनों का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों से संपर्क कर सकते हैं। परिवार और सिख समाज की महिलाओं ने सिलाई मशीनें और व्हील चेयर भी जरूरतमंदों को प्रदान किए। कार्यक्रम के आयोजक इंद्रजीत सिंह ने संकल्प लिया कि सर्व समाज कल्याण समिति के माध्यम से अंतिम पंक्ति तक सहायता पहुंचाई जाएगी। श्रद्धांजलि के अवसर पर सामाजिक सेवा के संकल्प को भी मजबूती प्रदान की गई। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है।
सर्व समाज कल्याण समिति जिसका गठन हम लोगों ने अभी किया है और आज हमारे पिताजी की 6वीं पुण्यतिथि थी, उस उपलक्ष्य में और उनको श्रद्धांजलि देने सभी समाज के लोग आज उपस्थित हुए हैं। और सर्व समाज कल्याण समिति जो बनी है उसमें हम लोग आखिरी पंक्ति के लोगों तक मदद पहुंचाने का हमारा एक संकल्प लिया हमारी समिति ने। उसी के उसमें आज पूरे समाज के लोग यहाँ पे आए थे और सबने अपनी अपनी भावनाएं रखी, सबने अपनी फीलिंग्स रखी कि उन्हें भी समाज के लिए कुछ करना है। और हम ये चाहते हैं कि पहले हम खाली यूथ सिख सेवा समिति और भिलाई ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले लोगों की मदद कर पाते थे। अब हम इसे और विस्तार पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं और हर समाज के हर ऐसे इंसान को जिसको मदद की जरूरत है वहां तक हम मदद पहुंचाना चाह रहे हैं। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। सिरप बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है, जिसके खिलाफ जांच रिपोर्ट आने के बाद कड़ा एक्शन लिया गया है। कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाई जा रही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र में रहस्यमय बीमारी ने कहर बरपाया है। अब तक 9 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं। सभी बच्चों में एक जैसे लक्षण, हल्का बुखार, यूरिन रुकना और अंततः किडनी फेलियर देखे गए हैं। बीमारी का कारण स्पष्ट नहीं है, जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। जिला प्रशासन ने दिल्ली और भोपाल से विशेषज्ञ टीमों को बुलाया, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। नागपुर में हुई मौतों की रिपोर्ट पुणे भेजी गई है, पर वहां भी कोई निर्णायक नतीजा नहीं आया है। इस बीच कलेक्टर ने 2 कफ सिरप पर एहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें संभावित कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे प्रदेश में इन कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। एक 5 सदस्यीय टीम मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। डर के माहौल में अब परिजन हल्के बुखार पर भी बच्चों को नागपुर ले जा रहे हैं। परासिया से 16 बच्चों को रेफर किया गया है, जिनमें से 10 नागपुर में भर्ती हैं और एक बच्चा छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इलाजरत है। आपके बच्चे को आप लेकर क्या सोच रहे हैं? लगातार 9 बच्चों का मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है और आज भी जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन जो बात कर रहा है वो कोई पुख्ता बात नहीं कर रहा है। सब ये कह रहे हैं कि 2 सिरप के कारण ऐसा हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये बात कहते हैं कि सिरप से कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई और उन्होंने कंपनी को क्लीन चिट दी है। तो ये दुर्भाग्य और खेद का विषय है कि एक तरफ कलेक्टर छिंदवाड़ा में वो 2 सिरप को बैन करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि सिरप से कोई नुकसान नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी ने आज तक संज्ञान नहीं लिया इन 9 बच्चों का देहांत के बाद भी। जो बच्चे अभी एडमिट हैं, नागपुर में 6 बच्चे एडमिट हैं, इनको एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली नहीं भेजा गया। मैंने पत्र में इस बात का उल्लेख किया और जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 10 लाख रुपए देने की भी बात कही महोदय की, मगर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई इसमें संज्ञान ले रहा। अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। 13 बच्चे हमारे पास एडमिट थे, जिनमें से 1 आज रिकवर हो गया है। 4 बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में हैं। इसके अलावा 8 जो है वो हमारे नागपुर में एडमिट हैं, जिनमें से 5 बच्चे थोड़ी बेहतर हालत में और 3 बच्चों का भी इलाज जारी है। सर, बायोप्सी रिपोर्ट भी आ गई है, क्या निकला है, क्या कारण आया है? बायोप्सी रिपोर्ट से बस इस बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे भी हुई थी, कि जो पहले कन्फ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कन्फ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है।
मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले को नया कलेक्टर मिला है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2014 बैच के अधिकारी अंजू पवन भदौरिया ने नर्मदा तट पर पूजन अर्चन कर विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। पद संभालते उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कार्य व्यवस्था की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जिले के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। उनके नेतृत्व से जिले में विकास की नई उम्मीदें जागी हैं। हरियाणा के जिले फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी में बीती रात हुई मामूली कहासुनी को लेकर एक दुकानदार परवीन पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के समय पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस ने भी हमलावरों से घायल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और कानून से बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में भी परवीन को कई चाकू मारे, जिसके चलते परवीन की मौत हो गई। हेलमेट लगा लिया, तैयारी है। हमारा लड़का बसेलवा कॉलोनी में हीरा मंदिर के रोड पर दुकान करता है 20-1 साल से। तो वहाँ पनीर की खोबा फोबा ऐसे शादी के ऑर्डर ऐसे आते हैं तो देता है। तो रात पता नहीं किस बात पर 4-5 आदमियों ने चाकू दुकान बंद करके, हाँ दुकान बंद करके गया। घर के लिए तैयार हो रहा था, कुछ लेना होगा, कहीं दुकान पे गया, अपनी दुकान से 2-4 दुकान आ गए तो वहाँ 3-4 लड़कों ने एकदम बार कर दिया, गुथ पड़े और गुथ गए तो वो भी गुथा होगा, बाकी चक्कू मार दिया। थाना ओल्ड में जगदीश वासी सनराइज कॉलोनी मवई ने शिकायत दी। इसमें आरोप लगाया कि उसका बेटा परवीन, जिसकी बसीला कॉलोनी में अपने की दुकान है, कल वह अपने एक दुकान में काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी के साथ वापस घर आ रहा था। तो रास्ते में सागर जनरल स्टोर गली नंबर 6 के चौक के पास पड़ता है, जहाँ पर वो मोटरसाइकिल पे सामान लेने के लिए रुका। तो वहाँ पर एक राजा नाम का लड़का और अन्य लड़के खड़े थे, जिनसे उनकी कहासुनी हो गई और इस दौरान लड़ाई झगड़े में राजा ने उसके बेटे को चाकू मार दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर ये मामला हत्या का और मारपीट का मामला थाना ओल्ड में दर्ज किया गया। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, कमिश्नरेट के मध्य जोन में हुए तबादले। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 17 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में हुआ बदलाव। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर हुए तबादले। लंबे समय से तैनात उप निरीक्षकों को किया गया है स्थानांतरित। 17 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर ये तबादले किए गए हैं। लंबे समय से तैनात उप निरीक्षकों को किया गया है स्थानांतरित। नए तैनाती स्थल शीघ्र कार्यभार ग्रहण करेंगे उप निरीक्षक। लखनऊ से खबर, कमिश्नरेट के मध्य जोन में हुए तबादले। 17 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में हुआ बदलाव। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर ये तबादले किए गए हैं। लंबे समय से तैनात उप निरीक्षकों को किया गया है स्थानांतरित। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर हुए तबादले।
लंबे समय से तैनात उप निरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया। 17 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में ये बदलाव किए गए। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। गांव नसीबपुर के पास जिला जेल के सामने तेज रफ्तार ऑडी कार ने साइकिल चला रहे 15 वर्षीय कुलदीप उर्फ लकी को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल कुलदीप को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार है। महावीर चौक के इंचार्ज एएसआई जय भगवान ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने मीडिया के माध्यम से लोगों से आत्मनिर्भर भारत और घर घर स्वदेशी अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी। उन्होंने खादी को अपनाने और पॉलिथीन के उपयोग से बचने की सलाह दी है। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से ज्यादा जनता का सहयोग जरूरी है। शादियों में डिजिटल निमंत्रण भेजने की अपील करते हुए उन्होंने वृक्षों को बचाने पर जोर दिया। मसानी बैराज और बावल क्षेत्र में प्रदूषण के मुद्दों पर जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिलाया। रेवाड़ी में प्रस्तावित 200 बेड के अस्पताल की देरी पर उन्होंने जल्द काम शुरू होने की उम्मीद जताई। गुटखा और तंबाकू पर बैन को लेकर उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने वोट चोरी वाले बयान को निराधार बताया और कहा कि आधुनिक तकनीकी के दौर में ऐसा संभव ही नहीं है। आज हमारे मुल्क में होते हैं साथ में पार्टी अध्यक्ष महेंद्र गुप्ती, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, साथ में राव नरवीर जी के साथ पार्टी के प्रवक्ता निरोगी काया तभी रहेगी जब आपका प्रदूषण ठीक रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा। इसलिए मैं सबसे आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें, कार्ड छपवाना बंद करें और जहाँ तक हो सके वहाँ पेड़ लगाएं ताकि आने वाले समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। मसानी बराज में इसका पानी जाता है, एसटीपी का भी पानी जाता है, केमिकल फैक्ट्री का भी पानी जाता है। देहरादून में भाजपा द्वारा आयोजित जीएसटी बचत उत्सव पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने तीखी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 8 वर्षों में जीएसटी लागू होने से देश की जनता को करीब 1,61,27,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कापड़ी ने कहा कि इस व्यवस्था में गरीबों पर काफी भार डाला गया है, जबकि अमीरों से केवल 2.5 लाख करोड़ की वसूली की गई। उन्होंने सरकार की 50 रुपए की कर कटौती को लेकर की जा रही उपलब्धि गिनाने पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये उत्सव जनता और व्यापारियों की वास्तविक भागीदारी से कोसों दूर है। कापड़ी ने इसे जनता और व्यापारियों का खून चूसने वाली व्यवस्था करार दिया है और कहा है कि इस तरह के आयोजनों से आम लोगों की पीड़ा नहीं छिपाई जा सकती। वैसे तो कहते हैं भाई कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इस भूल में 8 साल में 1,27,000 करोड़ का नुकसान इस देश की जनता का हो गया है। जो 140 करोड़ लोग हैं उनका नुकसान हुआ। उसके बाद कहें जी नहीं जीएसटी जैसे पहले कह रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे वो स्लॉट सही था, तो आपको ये बात 8 साल पहले करनी चाहिए थी, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख करोड़ आपने अमीरों से वसूला है, बाकी 1,25,000 करोड़ का जो आपने जीएसटी वसूला गरीब लोगों से वसूला है। और आप जो है कि जो 50 रुपए की चीज़ थी आपने 120 की कर दी, उसको अब 10 रुपए कम कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। जैसे नकल विरोधी कानून में खुद पीठ थपथपा रहे थे, जीएसटी में भी खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं।
देहरादून में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यह आयोजन उन कार्मिकों को सम्मानित करने के लिए किया गया जिन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने उनके साहस, सेवा और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कर्मवीरों की वजह से राज्य आपदाओं से मजबूती से निपट पा रहा है। कार्यक्रम में कई अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, भाजपा नेता की गुंडाई आई सामने। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रामलीला के दौरान युवक को अड़ाई पिस्टल। भाजपा नेता ने युवक को पिस्टल दिखाई। उसने कहा कि गोली मारूंगा तो कोई बचा नहीं पाएगा। पिस्टल लड़ाते भाजपा नेता का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि था भाजपा नेता। ये नजारा देख मौजूद लोगों में दहशत का माहौल रहा। इससे पहले भी भाजपा नेता पर कई आरोप लग चुके हैं। महीने लुटाया, कोई लुटाया हमको टूटे बजे नहीं मिल रहे तेरे मेले की। जिस कथित वीडियो क्लिप की आप बात कर रहे हैं वह लगभग 2-3 दिन पुराना है और यह इस वीडियो का संज्ञान पुलिस द्वारा लिया गया था। इसमें एक अमतेश शुक्ला नामक नवयुवक द्वारा पिस्टल दिखाई जा रही है। उक्त व्यक्ति पिस्टल सहित पुलिस की हिरासत में है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, परंतु आप द्वारा जो बताया जा रहा है कि किसी एक पार्टी विशेष का नेता, ऐसा अभी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मधुर मोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? आपको बताना चाहेंगे चंडी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। यहाँ पर कल रामलीला का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्य अतिथि तौर पर भाजपा नेता अमिताभ शुक्ला वहाँ पे मुख्य अतिथि थे। थोड़ी बार जब वहाँ से मुख्य के तौर पर निकले तो वहाँ पे एक युवक खड़ा था जिसको अमिताभ ने रोका और रोक के उससे मुआवजा की और पीछे रिवाल्वर लगा के उसके पेट में रिवाल्वर लगा दिया। उसके बाद उसको जान से मारने धमकी दी। तब ये युवक ने पुलिस को उसको सूचना दी। पुलिस तत्काल हरकत में और जो भाजपा नेता अमिताभ है उसने तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि भाजपा नेता की गुंडाई सामने आई। रामलीला के दौरान युवक को अड़ाई पिस्टल। फिलहाल इस मामले का संज्ञान लिया गया है और भाजपा नेता को पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया। खबर ऊखीमठ से, जहां पर केदार घाटी में लगातार अघोषित विद्युत कटौती होने से उपभोक्ताओं में ऊर्जा निगम के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। केदार घाटी सहित विभिन्न इलाकों में विगत एक माह से अघोषित विद्युत कटौती होने से भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में ब्रह्मवेला तथा संध्या वेला पर होने वाला वेद पाठ के साथ ही नौनिहालों का पठन पाठन खास प्रभावित है। केदार घाटी में निरंतर अघोषित विद्युत कटौती होने से सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के कामकाज के साथ ही विद्युत व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के व्यवसाय भी खास प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में श्याम मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित तारे जमीन पर कार्यक्रम ने एक बार फिर छोटे बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है। आयोजक अमित शर्मा और शालिन शर्मा ने इस सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से बच्चों को न केवल मंच दिया बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और पहचान भी दी है। कार्यक्रम देर शाम शुरू होकर मध्यरात्रि तक चला, जिससे शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया।
पंथरतन बाबा हरवंश सिंह एकेडमी के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रामायण ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। बच्चों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो सचमुच तारे जमीन पर उतर आए हों। जा रहा है अंग वस्त्र पहनाकर। ये शहर के सारे बच्चों का अब इंतजार की जो घड़ियां थी वो अब लगभग समापन की ओर है। सरस्वती जी माता के सम्मुख दीप प्रज्वलन के बाद जो बहुत इंतजार का कार्यक्रम था बच्चों के लिए, तारे जमीन पर अब प्रारंभ हो चुका है और आप बच्चों की उत्सुकता इस कार्यक्रम के प्रति आप ये जान कर चलिए कि जितनी पिछली बार एंट्रियां आई थी उससे ज़्यादा हमारे पास में एंट्रियां आई हैं और मैं समझता हूँ देर रात तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और बहुत लंबा कार्यक्रम चलेगा और बच्चों का उत्साह देखने वाला। आपके सभी चैनल वालों को क्योंकि जीरो से हीरो अभी आप बनाने वाले हैं तो मैं आप सबको नमन करता हूं। और श्याम मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल जो तारे जमी पर कार्यक्रम हर साल कराता है, आज मुझको बतौर मुख्य अतिथि बुलाया, उन्होंने मुझको इस लायक समझा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आप लोगों को देता हूं कि जो तारे जमी पे हैं, ये तारे अभी जो आसमान में चमकेंगे उनको आप लोग चमकाएंगे। और इसी बीच आपको बिहार के गया से खबर बता देते हैं। बिहार के गया से खबर, परिवहन विभाग के सिपाही ने की मारपीट, चालक यूनियन अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई। गाली गलौज व मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप। घटना के बाद जीटी रोड पर दोनों ओर लगा लंबा जाम। गाली गलौज व मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बराचट्टी थाना पुलिस। परिवहन विभाग चालक यूनियन अध्यक्ष के साथ की गई मारपीट, गाली गलौज व मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप। घटना के बाद जीटी रोड पर दोनों ओर लगा लंबा जाम। गाली गलौज व मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप। घटना के बाद जीटी रोड पर दोनों ओर लगा लंबा जाम। चालक यूनियन अध्यक्ष के साथ की गई मारपीट, गया से खबर आपको बता रहे हैं। गाली गलौज व मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप। खबर विकासनगर से, जहां पर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बदामावाला में ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर ने कॉमन सर्विस सेंटर और नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन कर शुभारंभ किया। इस दौरान बीडीओ सेक्रेटरी प्रसाद भट्ट सहित अन्य क्षेत्रीय पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बता दें कि बादामावाल सहित आसपास की अन्य ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जारी कराने जैसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ब्लॉक कार्यालय सहित निजी सीएससी की दौड़ लगानी पड़ी थी। ग्रामीण स्थानीय स्तर पर सुविधा मुहैया कराने की मांग उठाते आ रहे थे। अब ग्राम पंचायत स्तर पर सुविधा उपलब्ध होने से जरूरतमंद ग्रामीणों की बेवजह की दौड़ लगाने से निजात मिल गई है। साथ ही ग्राम पंचायत के स्वयं के कार्य भी सुविधाजनक ढंग से हो सकेंगे।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी को। गांव में जो हमारा ये जन सेवा केंद्र खुला है, ये जो हमारी जनता थी बदामा वाले की, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, मतलब जाने में इधर उधर भटकते थे बेचारे। अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो भी योजनाएं आती है सरकार की तरफ से, वो उनके तक पहुंचती नहीं थी। आज ग्राम पंचायत बदामावाला में पंचायत भवन और जन सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य है कि जितने भी ग्राम पंचायत में हमारे निवासी लोग निवास करते हैं, सबको ग्राम पंचायत स्तर पर ही सुविधा मिले, उनको ब्लॉक स्तर या कहीं भागदौड़ ना करना पड़े। और हमारे युवा ग्राम पंचायत प्रधान है, उनका भी उद्देश्य है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी कुमाऊं के दौरे पर पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचे जोशी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि 2022 में जो जनता से वादे किए गए थे, सरकार सभी वादों को पूरा कर रही है। अधिकांश वादे पूरे हो गए हैं, जबकि कुछ वादों पर योजना बनाई जा रही है। सरकार और संगठन का अच्छा तालमेल है, जो 2027 में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आम जनमानस को स्वदेशी के इस्तेमाल के लिए प्रेरित भी करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से जिस तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाया है, उससे उत्तराखंड लगातार विकास कर रहा है। 25,000 लोगों को 4 साल में रोजगार मिला। क्या सरकारी रोजगार? ये आंकड़े हैं, ये कहीं से भी उठा के ले सकता है कोई भी। मैं कह रहा हूं कि आरटीआई से ले लो अब आंकड़े जो हम बोल रहे हैं। देखिए, हम लोगों के पूरे प्रदेश के अंदर जो संगठनात्मक चुनाव हो रहे थे, अब संगठनात्मक स्तर पर हमारी पूरी टीमें प्रदेश के अंदर बन चुकी हैं और उन्होंने सबने अपना कार्यभार भी संभाल कर काम शुरू कर दिया है। और इस समय जो पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, वही हमारे प्रदेश में भी है। हर घर तक हम लोगों को जाना है, हर जन तक हम लोगों को जाना है और सबको स्वदेशी के लिए प्रेरित करना है और अपने जो लोकल के प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। किसानों से, काश्तकारों से, जो भी यहाँ पर काम हो रहे हैं उन सबको आगे बढ़ाना है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड की जो सरकार है, विशेष करके उत्तराखंड सरकार के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह इन 4 वर्षों की यात्रा में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भारत सरकार के साथ बनाया है, भारत सरकार के मंत्रियों के साथ बनाया है, उससे आज उत्तराखंड के अंदर बहुत तेजी से चीजें बदली हैं। देशी बातें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।